हेलो एवरीवन। तो आप सभी कैसे हैं? सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे। तो देखिए, अब हम सभी लेकर चलेंगे यूपी बीएड का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें हम आपको बता देना चाहते हैं कि इसमें आपको दो पेपर होते हैं। एक होता है आपका प्रथम प्रश्न पत्र, एक होता है आपका द्वितीय प्रश्न पत्र। तो देखिए, जो प्रथम प्रश्न पत्र होता है इसमें आप सभी देखेंगे कि जो आपका प्रश्न होता है वो ऑब्जेक्टिव होता है और जो सही उत्तर होता है उसके 2 अंक आपको मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के 2 अंक आपको मिलते हैं, ठीक है। और इसमें 2 प्रश्न पत्र होते हैं और पहले प्रश्न पत्र में हम बताते हैं आपको कि जो आपका पहला प्रश्न पत्र है यहाँ पर आपका अ होता है, खंड होता है, इसमें खंड अ और खंड ब। तो खंड अ में आपका होता है सामान्य ज्ञान, जिसमें से आपको 50 क्वेश्चन मिलते हैं और वो होते हैं कितने नंबर के? 100 नंबर के, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होता है। टोटल आपके ये 100 अंक के हो गए। दूसरा खंड ब होता है, इसमें आपका भाषा आता है। भाषा में आपका एक हिंदी होता है, एक अंग्रेजी होता है, लेकिन इनमें से आपको या तो हिंदी आपको करना है या तो अंग्रेजी करना है। अगर आपने फॉर्म में हिंदी भरा है तो हिंदी करिएगा, अगर अंग्रेजी भरे हैं तो अंग्रेजी करिएगा। इसमें भी आपके प्रश्नों की जो संख्या होगी वो लगभग आपको 50 होगी, ठीक है। इसमें भी आपके जो अंक होंगे 100 नंबर के होंगे। तो ये कुल मिलाकर आपको 200 नंबर मिलेंगे और ये जो प्रश्न पत्र होगा ये आपका कुल 3 घंटे का होगा, ठीक है। तो ये पहला हो गया। उसके बाद आपको फिर से एक पेपर देना होगा, दूसरा प्रश्न पत्र। इसमें क्या होता है आपको, इसमें भी ये प्रश्न पत्र आपका 200 नंबर का आएगा। इसमें भी आपको टाइम 3 घंटे मिलेगा और इसमें भी आपका जो खंड है वो अ और ब में विभाजित रहेगा। अ में आपका आ जाएगा रीजनिंग, मतलब सामान्य अभिरुचि परीक्षण, जिसमें आपको 50 नंबर का क्वेश्चन 100 नंबर का क्वेश्चन रहेगा और 50 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। फिर उसके बाद खंड ब में आते हैं। खंड ब में जैसे आपका जो विषय होता है, जैसे आप आर्ट के हैं, साइंस के हैं, या आप वाणिज्य के हैं या कृषि के हैं, तो इनमें से आपका जो भी विषय है और जो भी आपने अपने फॉर्म में भरा है उसमें से आप एक सिलेक्ट, जैसे कि आप आर्ट से हैं तो कला से हैं तो आपने कला किया है, तो कला का जितने भी क्वेश्चन रहेंगे आपको 50 क्वेश्चन हल करने होंगे। अगर आपने साइंस भरा है तो साइंस के आपको 50 क्वेश्चन, मतलब इन चारों में से आपको केवल एक ही वर्ग का क्या करना होगा, एक ही खंड का आपको करना होगा। वो भी आपका कितना होगा? 100 नंबर का होगा, ठीक है। तो चलिए आज हम आप स्टार्ट करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को। तो इसमें जो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण होता है। आपको पता चलता है कि कितने लेवल का क्वेश्चन आता है, हाई लेवल का आता है, लो लेवल का आता है, या आपके किस चैप्टर से ये रिलेट करके आता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आपका 2023 के पेपर से, ठीक है। ये आपका 2023 का पेपर है और ये जो पेपर है वो परीक्षा की जो तिथि है वो बता देना चाहते हैं, 15/6/2023 की है। ये आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर। तो ये आपका प्रथम प्रश्न पत्र है जो भी हमने आपको दिखाया है। इसमें क्या था, आपका 50 नंबर का आपका सामान्य अध्ययन था। तो हम सबसे पहले सामान्य ज्ञान खंड अ को करेंगे। तो चलिए आइए हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन आपका है कि निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है? ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है बरेली, सी है लखनऊ, डी है कानपुर। तो आप सभी को उत्तर देना है कि जो आपका उत्तर प्रदेश है इसके किस शहर में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान अवस्थित है। तो आइए हम इसका डिटेल भी देखेंगे ताकि इससे बनने वाले अगर दूसरा भी क्वेश्चन है तो भी वो आप कर पाएं। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, कानपुर है। जो कानपुर हमारा है वो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यहाँ पर अवस्थित है हमारे उत्तर प्रदेश का। तो उत्तर प्रदेश में देखिए आपके 2 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है। पहला कौन सा आपका है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर। दूसरा को भी आप याद रखिएगा, हो सकता है कि इस बार दूसरा पूछ दे। तो दूसरा आपका है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के प्रौद्योगिकी संस्थान, को भी IIT का दर्जा 2008 में दिया गया है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे क्या पूछा है कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को किस अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिशों के विरुद्ध किसने दिया? ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है जमशेदजी टाटा, सी है मोहनदास करमचंद गांधी, डी आपके हैं सुभाष चंद्र बोस। तो उत्तर आंसर क्या होगा बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन पर ध्यान दिया करिए। क्वेश्चन पूछना क्या चाहता है आपसे कि सामूहिक सविनय अवज्ञा आंदोलन को अहिंसक हथियार के रूप में विचार भारत में सत्तारूढ़ ब्रिटिश के विरुद्ध किसने दिया? तो यहाँ हम इसका उत्तर देख लेते हैं। तो ये आपके मोहनदास
करमचंद गांधी। आप सभी को पता है कि अहिंसक हथियार के रूप में हमेशा कौन आते हैं, आपके मोहनदास करमचंद गांधी जी आते हैं। अब हम देख लेते हैं इनका थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। देखिए, जो महात्मा गांधी थे वो 12 मार्च 1930 को, कब, 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च आंदोलन के तहत ये 6 अप्रैल 1930 को कहाँ पहुंचे, आपके दांडी पहुंचकर गांधी जी ने क्या किया, नमक कानून तोड़ा और सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया, आरंभ किया या प्रारंभ किया। अब यहाँ पर देखिए होता क्या है कि इसका प्रयोग गांधी जी ने भारत के सत्तारूढ़ ब्रिटिश शासन व्यवस्था के खिलाफ अहिंसक हथियार के रूप में किया। जैसा आप सभी को पता है कि इन्होंने लड़ाई झगड़ा नहीं किया, इन्होंने एक आंदोलन चलाया और वो दांडी मार्च था और ये पैदल गए थे। पैदल जाने के बाद ये क्या किए थे, वहाँ पर पहुँचे और वहाँ पर नमक कानून को उन्होंने तोड़ा। मतलब यहाँ पर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हम बहुत शांतिपूर्वक अपना कार्य करेंगे। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 1905 में बंगाल राष्ट्रवादी भावना का केंद्र था। भारत का कौन सा वायसराय बंगाल के विभाजन के लिए जिम्मेदार था। बंगाल का विभाजन किसने किया था, सीधा सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है। ऑप्शन ए है लॉर्ड कॉर्नवालिस, बी है लॉर्ड कर्जन, सी है लॉर्ड वेलेजली, डी है का लॉर्ड क्लाइव। तो चलिए उत्तर देख लेते हैं। जो भारत का बंगाल का जो विभाजन है वो उसका जिम्मेदार था आपका लॉर्ड कर्जन। अब थोड़ा हम लॉर्ड कर्जन के बारे में पढ़ेंगे कि आखिर ये है कौन। ठीक है, देखिए, बंग भंग के स्वरूप और उसके क्रियान्वयन के तरीके ने यह स्पष्ट कर दिया कि राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करने के लिए बंगाल का विभाजन किया गया है। मतलब जो आपका राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा था, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, उसको कमजोर बनाया जाए, उसके लिए क्या किया गया, बंगाल का विभाजन किया गया। बंगाल विभाजन आपका कब हुआ था, ये 16 अक्टूबर 1905 को लागू हुआ। इस दिन को बंगाल में शोक दिवस के रूप में क्या करते हैं, मनाते हैं। अब लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के समय क्या था, भारत का वायसराय था। तो जब ये भारत का वायसराय था तो इसने ही क्या किया था, बंगाल के विभाजन के लिए इसका पूरा जिम्मेदार था यही। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी किससे संदर्भित है। ऑप्शन ए है मार्क जुकरबर्ग, बी है स्टीव जॉब्स, सी है अजीम प्रेमजी, डी है बिल गेट्स। तो देखिए, जो आपके माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है वो आपके हैं ऑप्शन नंबर डी, सही करिएगा। और सबके हम अलग अलग कंपनियों के जितने भी संस्थापक हैं उनके नाम भी हम बता देना चाहते हैं। देखिए, जो बिल गेट्स हैं ये आपकी माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को क्या करते हैं, इनसे क्या है, संदर्भित है। देखिए, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट है उसके संस्थापक कौन है, बिल गेट्स हैं। फेसबुक के संस्थापक आपके कौन है, मार्क जुकरबर्ग है, याद रखिएगा। एप्पल के कौन है, आपके स्टीव जॉब्स है। एप्पल भी आपकी क्या है, एक कंपनी है। ठीक है, विप्रो कंपनी के कौन है, अजीम प्रेमजी हैं। तो इन चीज़ों को याद रखिएगा, ये कंपनियां हैं और उनके ये संस्थापक हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम सभी। क्वेश्चन नंबर 5 आपका है कि भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी कौन थे। तो आप सभी को पता है कि जो उपनिवेश आपके स्थापित करने वाले जो अंतिम विदेशी थे वो आपके कौन थे, फ्रेंच थे। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं फ्रेंच के बारे में कुछ थोड़ा सा। देखिए, किसी एक भौगोलिक क्षेत्र के लोगों के द्वारा किसी दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में क्या था, उपनिवेश मतलब कॉलोनी स्थापित करना। ठीक है, कॉलोनी जो स्थापित करने का जो काम था ये सबसे पहले किसका था, तो स्थापित करना उपनिवेशवाद कहलाता है। ठीक है, सीधे सीधे कॉलोनी को स्थापित करना ही क्या कहलाता है, उपनिवेशवाद कहलाता है। तो फ्रांस जो था वो भारत का अंतिम उपनिवेश था और जो फ्रेंच थे वो अंतिम विदेशी थे। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाले अंतिम विदेशी, तो ये कौन थे, फ्रेंच थे। और फ्रांस का अंतिम उपनिवेश मतलब यही भारत का यही हो गया। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर सी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि जब हम कहते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के कार्बन सिंक को मिटा दिया है तो हमारा तात्पर्य किस प्राकृतिक संसाधन को समाप्त करने से है। ऑप्शन ए है महासागर को, बी है दलदलों को, सी है मैदानों को, डी है वनों को। तो चलिए यहाँ पर उत्तर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी होगा, वनों को। जो हमारा प्राकृतिक सिंक है, मतलब जो आपका यहाँ पर देख सकते हैं कार्बन सिंक है, वो ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। जैसे वन हो गए आपके पेड़ पौधे हो गए, डी सही कर लीजिएगा। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ये अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, उत्सर्जित करते हैं। तो इससे आप सभी को स्पष्ट हो जाता है तब यह कहा जाता है कि कार्बन सिंक का विनाश हो रहा है।
क्या हो रहा है, कार्बन जो सिंक है उसका क्या हो रहा है, विनाश हो रहा है, क्योंकि जो पेड़ पौधे हैं वो ऑक्साइड को अवशोषित कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को, ऑक्सीजन को उत्सर्जित कर रहे हैं। तो इसका अर्थ ये होता है कि वनों का विनाश हो रहा है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा गया है कि निम्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है। ऑप्शन ए है बिहू, बी है रसिया, सी है स्वांग, डी है कव्वाली। तो देखिए सांस्कृतिक कार्यक्रमों में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश की विशेषता का नहीं है। तो देखिए उत्तर प्रदेश में आपका जो है बिहू नहीं मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। तो देखिए जो बिहू है ये आपका असम में मनाया जाता है, ठीक है, असम का एक आपका लोक नृत्य है। और जो आपका रसिया हो गया, स्वांग हो गया, कव्वाली हो गया, ये उत्तर प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में क्या है, एक लोक संगीत है आपके। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 आप देख लीजिए। 8 में पूछा गया आपसे कि सबसे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं। कुल वेदों की संख्या कितनी है आपकी। ऑप्शन ए है 4, बी है 3, सी है 2, डी है 1। तो जो भारतीय साहित्य वेद हैं उनमें कुल वेदों की संख्या पूछा गया है। तो चलिए बताइएगा क्या होगा। तो यहाँ हम देख लेते हैं जो हमारे प्राचीन भारतीय साहित्य वेद हैं इनकी जो संख्या है कुल टोटल कितनी है आपकी, 4 है। कितनी है, 4 है। तो देखिए वेदांगों की जो संख्या होती है वो 6 होती है, पुराणों की जो संख्या आपकी होती है वो 18 होती है, इसको याद रखिएगा। और सबसे जो प्राचीन वेद आपका है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, वो ऋग्वेद है। और तथा सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद है, ठीक है। मतलब प्राचीन याद रखना है आपको, बाद का याद रखना है, और अन्य 2 वेद यजुर्वेद और सामवेद। तो ये 4 वेद आपके हो गए, कौन कौन, ऋग्वेद, अर्थवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और सामवेद। तो सबसे पहला वेद मतलब सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद आपका हो गया, और सबसे बाद का जो वेद है वो अर्थवेद हो गया। और अन्य 2 वेद का नाम याद रखिएगा, और ये याद रखिएगा वेद की संख्या जो है वो 4 है, वेदांग की संख्या 6 है, और पुराण की संख्या कितनी है, 18 है। तो चलिए इससे बनने वाले जितने भी क्वेश्चन थे हमने आपको करा दिए। यहाँ से कोई भी क्वेश्चन आएगा आप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। पूछा गया कि उत्तर प्रदेश में लगभग 18 प्रशासनिक मंडल हैं, लेकिन नीचे उल्लेख किए गए 4 मंडल में से एक गलत मंडल को शामिल किया गया है, इसे पहचानिए। ऑप्शन ए है सहारनपुर मंडल, बी है गाजियाबाद मंडल, सी है चित्रकूट मंडल, डी है आजमगढ़ मंडल। तो इन 4 मंडल में से एक मंडल जो है वो गलत है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल गलत होगा। ये आपका जो गाजियाबाद मंडल है ये नहीं होगा। तो उत्तर प्रदेश में आपके कुल 18 मंडल और 75 जिले हैं, ये याद रखिएगा। कितने मंडल, 18 मंडल, 75 जिले हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के मंडल आप देख लीजिए। पहला आपका हो गया अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर। उसके बाद आते हैं मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती। तो ये आपके हो गए 18 मंडल। तो यहाँ पर गाजियाबाद आपका कोई मंडल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर जो बी है उसको सही करिएगा। या 18 आपके जो मंडल हैं उसको अपने दिमाग में रखिएगा। चलिए एक बार इसका हम नाम फिर से पढ़ लेते हैं 18 मंडल का। अलीगढ़, आगरा, आजमगढ़, इलाहाबाद, कानपुर, गोरखपुर, देखिए गाजियाबाद नहीं, गोरखपुर, चित्रकूट, झांसी, देवीपाटन, फैजाबाद, बरेली, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मेरठ, लखनऊ, वाराणसी, सहारनपुर, बस्ती। जैसे होता है ऐसे कह के फिर लोग कहते हैं कुछ जाने वाली ट्रेन संख्या इतनी यहाँ से यहाँ के लिए स्टार्ट हो चुकी है। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं, अगले क्वेश्चन पर हम सभी चलते हैं। देखिए कोई भी चीज़ें आप पढ़ा करिए, थोड़ा इंटरेस्टेड होकर पढ़ा करिए तो आपको जल्दी याद होगा। तो इसमें देखिए आप इस तरीके से, जैसे हमने कहा कि गोरखपुर, बस्ती, सहारनपुर से होकर चलने वाली जो ट्रेन संख्या इतनी है, यहाँ से यहाँ पर होगी। तो ये आपके जो 18 वो है वो आपको याद हो जाएगा आराम से, अगर इस तरीके से याद करते हैं तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 हम देखते हैं। 10 में आपसे पूछा गया कि जलियांवाला नरसंहार के बाद किसने अपनी नाइटहुड की उपाधि का त्याग कर दिया। ऑप्शन ए है रविन्द्रनाथ टैगोर, बी है अरविंद घोष, सी है श्री एन सरकार, डी आपके हैं आशुतोष मुखर्जी। तो देखिए जलियांवाला हत्याकांड, नरसंहार मतलब जो आपका जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, तो उसमें नाइटहुड की जो उपाधि थी वो त्याग दिया गया था, मतलब त्याग दिए थे। तो किसने त्याग दिया था, तो वो आपके रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखिए यहाँ पे ना जो ये सब थे इनको अलग अलग उपाधियाँ मिली थी,
तो ये लोग क्या किए थे कि त्याग दिए थे। जैसे गांधी जी को भी अलग अलग उपाधि मिली थी तो उन्होंने भी त्याग दिया था। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या है। तो देखिए, अगर ये चीज़ आप पढ़ेंगे डिटेल में तो बहुत इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, अगर डिटेल में आप भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ते हैं तो बहुत इंटरेस्टेड होता है कि कब कैसे हुआ, बिहार में लोग कब गए, नमक कानून कैसे टूटा, फिर मतलब कि ये जलियांवाला बाग कैसे हुआ, कितने लोग मारे गए और मतलब क्यों हुआ। मतलब यहाँ पे एक मेला टाइप लगा था, जो जलियांवाला हत्याकांड हुआ मेला टाइप लगा था। अब यहाँ पे जैसे कि चारों तरफ से दीवारें हो और बीच में घिराव हो और जाने के लिए जो रास्ता है वो बहुत सकरा था। और वहाँ पे वो अंग्रेज आए और वहाँ वो डायरेक्ट मतलब आओ ना देखा था और सीधे उन्होंने गोली दागना स्टार्ट कर दिया। और वहाँ पे देखिए उस मेले के बहाने वहाँ पे कुछ चर्चाएं हो रही थी, इन लोगों का जो मीटिंग वगैरह हो रही थी, ये सब जो अंग्रेजों के प्रति ये सारे, तो उन लोगों को कुछ भनक लग गई थी। तो यहाँ पर था, तो देखिए ये जो जनरल डायर था उसने ही ये किया था। तो देखिए यहाँ पर देखिए जलियांवाला जो बाग है ये आपका अमृतसर पंजाब में है। आप कभी जब पंजाब जाइएगा तो वहाँ देखिएगा, ये अमृतसर पंजाब में स्थित है। इस स्थान पर जो आपका 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर के आदेश पर अंग्रेजी सेनाओं ने सत्यपाल और किचलू के गिरफ्तार के विरोध में खड़े भारतीय प्रदर्शनकारियों के ऊपर अंधाधुंध गोलियां चलाकर क्या किया, बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी। इस हत्याकांड के विरोध में महात्मा गांधी ने केसर-ए-हिंद की, इसको याद रखिएगा, महात्मा गांधी ने किसकी, केसर-ए-हिंद की। रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड सर नाइटहुड की उपाधि को वापस कर दिया। और इसमें एक और थे, तथा शंकर नायर ने वायसराय के कार्यकारी पद को त्याग पत्र दे दिया। ठीक है, तो ये 3 चीजें हैं, इसको याद रखिएगा, इसमें से कोई भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका है कि निम्न में से कौन सा एक शहर वाला देश है, मतलब एक शहर वाला देश। ऑप्शन ए है सिंगापुर, बी है कंबोडिया, सी है बहरीन, डी है अर्जेंटीना। जैसे हमारा देश भारत है तो इसमें बहुत सारे शहर हैं, तो इसमें से एक ऐसा देश है जहाँ पे सिर्फ एक ही शहर है। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे शहर नहीं है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं ऑप्शन नंबर ए जो आपका सिंगापुर। अब यहाँ पर हम देखते हैं सिंगापुर एक ही शहर कैसे हुआ। देखिए होता क्या है, यहाँ पर देखिए जो सिंगापुर है, सिंगापुर एक शहर वाला देश है जो कहाँ पर है, हमारे दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच में स्थित है। ठीक है, दक्षिण एशिया में मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच स्थित है। 54 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बने इस देश को सिन्हो का देश भी कहा जाता है। किसका देश, सिन्हो का देश कहा जाता है। यहाँ के ज्यादातर लोग अन्य देशों से आकर बसे हैं, अतः इस देश में कई वर्गों के लोग रहते हैं। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। तो देखिए आपका साइंस से क्वेश्चन पूछ दिया है 12। हृदय रोग विशेषज्ञ ने ... का रिकॉर्ड दर्ज करने के लिए रोगी पर ईसीजी किया। ऑप्शन ए है हृदय की गति, बी है शरीर में संचारित हो रहे रक्त की मात्रा, सी है हृदय के आवेग का प्रवाह, डी है वेंट्रिकुलर की धड़कन का दर। ये धड़कन दिया है या धड़कन रहेगा। ठीक है, तो देखिए उत्तर हम देख लेते हैं। जो ईसीजी होता है वो किसके लिए होता है, आपकी हृदय की गति के लिए होता है। इसका जो फुल फॉर्म होता है उसको भी हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही करिएगा। इसमें क्या होता है, जो हृदय की गति होती है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, हृदय की गति को रिकॉर्ड करते हैं। और ईसीजी का जो फुल फॉर्म होता है वो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम होता है। इसको याद रखिएगा, पूछ सकता है कि ईसीजी का फुल फॉर्म क्या है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में भी आपका साइंस से ही क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन आपका है कि पुष्प पौधों में युग्मनज का निर्माण डैश के अंत में होता है। ऑप्शन ए है परागण, बी है निषेचन, सी है बीजा निर्माण, डी है अंकुरण। तो चलिए यहाँ पर हम देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल सही होगा, निषेचन। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो आपका पुष्प पौधे में जो होता है वो युग्मनज का जो निर्माण होता है वो निषेचन की क्या होता है, अंत में होता है। निषेचन प्रजनन की सबसे क्या होता है, एक जटिल और महत्वपूर्ण क्या होती है, घटना होती है आपकी। इस प्रक्रिया में जो युग्मक होता है वो संलयन कहलाती है। और इस संलयन के पश्चात जो युग्मक मतलब जो जाइगोट का निर्माण होता है, जो क्या होता है, द्विगुणित होता है। आगे चलते हैं 13 के बाद 14 पर। 14 आपका फिर से हिस्ट्री से ही क्वेश्चन पूछ दिया गया है। ये भी आपका क्या है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से है। क्वेश्चन पूछा आपका कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। ऑप्शन ए है बिपिन चंद्र पाल, बी है महात्मा गांधी मतलब महात्मा M.K. गांधी,
सी है दादा भाई नौरोजी, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन क्या पूछा है कि भारत की स्वतंत्रता के पश्चात, ठीक है, पश्चात मतलब बाद में, शीघ्र ही किस भारतीय नेता ने रियासतों को भारत में शामिल होने के लिए राजी किया। जो रियासतें हैं उनको शामिल होने के लिए क्या किया, भारत में शामिल होने के लिए क्या किया, राजी किया। तो वो नेता कौन है आपके, तो वो जो नेता आपके हैं ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा, आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम देखिए जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, यहाँ पर हम देख लेते हैं, हो सकता है आपको इनका जन्म तिथि पूछ दे। तो जो इनका जन्म हुआ था आपका 31 अक्टूबर को हुआ था, कब, 1875 में। और इनकी जब मृत्यु हुई थी वो 15 दिसंबर में 1950 में हुई थी। और प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी और स्वतंत्र भारत के क्या थे, प्रथम गृह मंत्री थे। कौन थे ये, गृह मंत्री थे। भारत की आज़ादी के बाद लगभग 562 देशी रियासतें थी जिनका एकीकरण किसने किया, सरदार पटेल ने। अपनी कुशल कूटनीति को बल पर किया इन्होंने, ये बहुत एक कुशल कूटनीतिज्ञ थे और इसी उपलब्धि के कारण इन्हें क्या कहा गया, लौह पुरुष की उपाधि को से इन्हें क्या किया गया, सम्मानित भी किया गया। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सॉफ्टवेयर नहीं है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक्सेल है, MS वर्ड है, विंडोज है, थंब ड्राइव ये बिल्कुल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही करिएगा। ये हमारा थंब ड्राइव क्या आपका है, देखिए जो आपका एक्सेल होता है, MS वर्ड होता है, विंडोज होता है, ये सारे आपके सॉफ्टवेयर हैं। जबकि ये जो थंब ड्राइव आपका है ये क्या है, एक तरीके का क्या है, आपका हार्डवेयर है जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं, डाटा स्थानांतरित करने या संग्रह करने के काम में होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। 20 क्वेश्चन हम देखेंगे और बाकी के क्वेश्चन जो 30 क्वेश्चन है हम बाद में देखेंगे। तो वीडियो कैसी लगेगी आप सभी कमेंट करके बताएंगे, और वीडियो अगर आपको आगे चाहिए तो हम आपको वीडियो बनाएंगे, नहीं तो बस इसी पे हम वीडियो स्टॉप कर देंगे। अगर आपको और प्रीवियस ईयर करना है, कम से कम आपको 2012 से लेके 2023 तक के हम सारे क्वेश्चन नंबर पेपर नंबर जो प्रथम पेपर है उसको भी, और जो आपका द्वितीय पेपर है उसको भी हम आपको करा देंगे। साइंस वालों को साइंस और आपके जो हिस्ट्री है कला वर्ग वाले को कला करा देंगे, ठीक है। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपका है कि हमारे देश के 2 राज्यों की राजधानी है। ऑप्शन ए है आइजोल, बी है चंडीगढ़, सी है गुवाहाटी, डी है रांची। तो देखिए कोई भी आप एग्जाम देने जाते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर करना बहुत जरूरी रहता है। अब भले ही आप कितने भी थियरी पढ़ लीजिए लेकिन प्रीवियस ईयर जरूर करके जाइए, ठीक है। बिना प्रीवियस ईयर के आप कुछ भी नहीं कर सकते। प्रीवियस ईयर से हमें आइडिया मिलता है कि क्वेश्चन किस तरीके से आ रहे हैं, किस टॉपिक से आ रहे हैं। और देखिए हम आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और आंसर नहीं कराते हैं, हम विथ एक्सप्लेनेशन कराते हैं, ताकि आपको अगर जिस टॉपिक से क्वेश्चन आ रहा है उस टॉपिक से आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाए। जैसे अगर हमने अभी देश की राजधानी हमने पढ़ा रहे हैं तो इसमें जितने भी इससे बनने वाले क्वेश्चन हैं हम सबको कवर कर लेते हैं, तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक कर दिया करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और हम आपको सीटेट का भी पेपर पढ़ाते हैं। जैसे अगर आपने एडमिशन ले लिया तो जैसे एडमिशन लेने के बाद आप सीटेट की भी तैयारी करना स्टार्ट कर दे सकते हैं हमारे चैनल से। और सीटेट का भी हम आपको प्रीवियस ईयर, देखिए अगर आपको किसी भी चीज़ का प्रीवियस ईयर चाहिए तो आप हमारे चैनल से जुड़िए और हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि हमें इस सब्जेक्ट का या हमें इस पेपर का या हमें इस भर्ती का प्रीवियस ईयर चाहिए, तो हम आपको प्रीवियस ईयर जरूर लाएंगे। तो चलिए यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल सही होगा। चंडीगढ़ क्या आपका है, भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 ओर से, पहला पंजाब, दूसरा हरियाणा और हिमाचल प्रदेश से क्या आपका चंडीगढ़ लगा हुआ है। और यह 2 राज्य हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। किसकी है, हरियाणा की और पंजाब की राजधानी है, इसको याद रखिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकता है आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। 17 में है कि एक भारतीय प्रबंधन संस्थान यूपी में है, यह डैश में स्थित है। ऑप्शन ए है इलाहाबाद, बी है वाराणसी, सी है कानपुर, डी है लखनऊ। तो जो भारतीय प्रबंधन संस्था यूपी में है ये आपके कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में है। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करिएगा। तो IIM, ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, IIM, ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। इसकी स्थापना कब हुई, 1984 में। किसके द्वारा की गई, भारत सरकार के द्वारा की गई, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका फिर से आ गया हिस्ट्री से ही। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया कि मुगल साम्राज्य को मजबूत बनाने में बाबर और हुमायूं के प्रयास में निम्नलिखित में से किस एक की प्रतिभा के बिना कुछ भी नहीं है। ऑप्शन ए है जहांगीर, बी है औरंगजेब, सी है अकबर, डी है बहादुर शाह जफर।
तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, जो आपके अकबर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही करिएगा। देखिए बाबर ने लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी को 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में क्या किया, पराजित करके मुगल राजवंश की नींव रखी। किसने किसको पराजित किया? अब ये देखिए बहुत बड़ा है, इसको हम इस तरीके से दिखा देते हैं, आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ये बाबर, हुमायूं, अकबर, इनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इतना करने में आपको बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कह रहा है कि भारत को अंग्रेजों से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल होने के लिए किसने ICS जैसे एक शानदार कैरियर का त्याग कर दिया था? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, बी है महात्मा गांधी, सी है नेताजी सुभाष चंद्र बोस, डी है मोहम्मद अली जिन्ना। तो आप सभी को पता है जो हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी थे, उन्होंने ICS जैसे शानदार कैरियर को त्याग कर वे क्या किए, राष्ट्रवादी संघर्ष में शामिल हो गए। देखिए जो सुभाष चंद्र बोस है, इनका जन्म कब हुआ था? तो इनका जन्म जो हुआ था आपका 23 जनवरी 1897 में हुआ था। कहाँ हुआ था? उड़ीसा के कटक नामक स्थान पर हुआ था। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान पश्चिमी शक्तियों के विरुद्ध आजाद हिंद फौज का नेतृत्व करने वाले सुभाष बोस एक भारतीय क्या थे, क्रांतिकारी थे, जिनको ससम्मान नेताजी भी कहा जाता है, अभी भी कहा जाता है। और 1920 में बोस ने इंडियन सिविल सर्विस की परीक्षा उत्तीर्ण की, लेकिन अप्रैल 1921 में नौकरी से क्या दे दिया, इन्होंने त्याग पत्र दे दिया। देखिए इन्होंने ये सिविल लाइन में थे, जैसे ISPCS होते उसमें थे, लेकिन इन्होंने त्याग दिया। क्या किया, अपनी नौकरी से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया। क्यों दिया? ये त्याग पत्र देकर क्या किया कि भारत को अंग्रेज से स्वतंत्रता दिलाने के लिए राष्ट्रवादी संघर्ष में क्या हुए, शामिल हो गए। मतलब कि भारत को स्वतंत्र कराने के लिए इन्होंने अपने पद को भी त्याग दिया। ठीक है, कौन थे वो? हमारे सुभाष चंद्र बोस जी थे। तो ये थे हमारे पहले के नेता, और अब के नेता में आप कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, ये भी आपका आ गया, हिस्ट्री से ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि अंग्रेजों ने सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री किसकी अनुमति से स्थापित की थी? वो कौन सा था जिसने सबसे पहले अंग्रेज को यहाँ पर अपनी फैक्ट्री को स्थापित करने दिया और पूरा बवाल ही मच गया उसके बाद? ऑप्शन ए है अकबर, बी है जहांगीर, सी है शाहजहां, डी है औरंगजेब। देखिए जो भी था ना अपने दिमाग से बहुत ही पैदल था। तो आपका जो जहांगीर था ये बहुत ही पैदल था मेरे हिसाब से, क्योंकि ना ये कंपनी स्थापित करने देता, ना अंग्रेजों को लालच आता, ना वो इतने यहाँ पर आकर व्यापार करते, ना ये हमारा देश गुलाम होता। तो देखिए हम देखते हैं यहाँ पर, पहला देखते हैं कि मुगल दरबार में आने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन कौन था? हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 में जहांगीर के दरबार में गया। मतलब ये जो आपका हॉकिंस था ना, वो आया और ये गया कहाँ पर, जैसे कि ये सबसे पहले एक व्यापारी से मिला था और उसने देखा कि जो भारत है यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं, मसाले वगैरह हर चीज़ें अलग अलग तरीके से होती हैं। तो ये धीरे धीरे व्यापार किए, फिर इनके दिमाग में आया कि हम क्यों ना भारत में अपनी कंपनी स्थापित कर लें। तो ये क्या किया, अपना दिमाग लगाया हॉकिंस, और आया कहाँ पर, ये एक राजदूत के रूप में आया। कब आया? 1609 में आया, और ये जहांगीर के दरबार में आया। फिर होता क्या है, दूसरा क्या है कि 1611 में दक्षिण पूर्व समुद्र तट पर सर्वप्रथम अंग्रेजों ने मसूलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की क्या की, स्थापना की। अब 1609 में आया, 10-11 मतलब एक साल बाद। ठीक है, 9 में आया, 10 को छोड़ के 11वें में, मतलब एक साल बाद दूसरे साल में इसने क्या किया, अपना व्यापारिक कोठी स्थापना कर दिया। अब अंग्रेजों ने सूरत में अपनी जो पहली अस्थायी फैक्ट्री थी जहांगीर की अनुमति से 1613 में स्थापित कर दिया। अब ये सूरत में क्या किए, 1613 में ये अपना स्थापित कर दिए। अब चल पड़ा इनका दौर, ठीक है, अंग्रेजों का। अब हो गया भारत गुलामी यहीं से धीरे धीरे। ठीक है, तो ये रहे हमारे क्वेश्चन नंबर 20। ये आपके 20 क्वेश्चन रहे। 20 क्वेश्चन के बाद बाकी जो भी क्वेश्चन हम कराएंगे, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि हाँ मैम आगे की भी वीडियो कराइए, तो हम आपको ज़रूर कराएंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के आधार पर कि आपको वीडियो चाहिए या नहीं चाहिए। अगर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, ताकि अगर मैं अगला वीडियो भी बनाऊँ तो आप तक नोटिफिकेशन ज़रूर जाए। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।